ये रिश्ता अपना हो या पराया, अगर मन में इच्छा हो तो इंसान हर रिश्ते को खुशी से निभा सकता है। ये रिश्ता अपना हो या पराया, अगर मन में इच्छा हो तो इंसान हर रिश्ते को खुशी से निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार है और उसके दवाइयों के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। बहुत कठिन अवस्थाओं में मैं किसी से 1000 रुपये उधार मांगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरी मदद करेगा और उसने किया भी। पैसे लेने के बाद जब मैं घर पहुंची, पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊं। लेकिन फिर लगा, खाली पेट दवा खाने का कोई फायदा नहीं होगा। खाली पेट दवा असर नहीं करती। मेरे पास यही 1000 रुपये हैं, जिनसे मुझे बच्चों के लिए खाना भी लेना है और दवा भी खरीदनी है। पहले बच्चों के खाने की सोचकर मैं बाजार गई और सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही थे। डरते डरते मैंने उसे 500 का नोट दिया। मुझे पता नहीं था कि सब्जियों का कितना बिल बनेगा, लेकिन सब्जी वाले ने मुझे 4500 रुपये वापस दे दिए। घर आकर जब मैंने पैसे गिने, तब समझ में आया कि सब्जी वाले से गलती हुई है, क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ थी। मेरे मन में आया कि वह भी गरीब इंसान है, मुझे जाकर उसे पैसे वापस दे देने चाहिए। लेकिन फिर सोचा, शायद ये भगवान की तरफ से मेरी मदद हो। पहले मैं अपने बच्चे के लिए दवाई ले आऊं। फिर मैं खुशी खुशी बेटे को डॉक्टर के पास ले गई, दवाई खरीदी और बच्चों को खिलाकर सुला दिया। उसके बाद मेरे मन में फिर से सब्जी वाले की बात आने लगी, शायद बाद में वह अपनी गलती समझकर मेरे सामने खुल जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे। मन ही मन मैंने सोचा कि सुबह सुबह जाकर उसे बाकी के पैसे दे आऊंगी। अगर पैसे कम पड़े तो कह दूंगी कि बाद में दे दूंगी, वह जरूर मान जाएगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यह सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक बहुत गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे पिता शराबी और जुआरी थे। माँ लोगों के घर काम करके हम बहनों का पेट पालती थीं। पिता ने बड़ी दीदी को जुए में दांव पर लगा दिया और हार गए। इसी कारण हम दो बहनें एक दूसरे से बिछड़ गईं। मैं हमेशा अपने पिता की बुरी नज़र से बचने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन विधाता की लिखी तकदीर को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मेरी उम्र 16 साल थी, मेरे पिता ने मुझे भी जुए में हार दिया। फिर मेरी शादी भी ऐसे ही एक आदमी के घर हुई, जो मेरे पिता की तरह शराबी और जुआरी था। मैं भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करने लगी। अपनी कमाई को पति के हाथों से बचाने के लिए मैं कई तरीके अपनाती, कभी कपड़ों की तह में, कभी मसालों के डिब्बे में पैसे छुपाती। लेकिन फिर भी वो मुझसे पैसे छीन ही लेता था। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी जिसे उसका पिता मेरी तरह किसी जुए में हार जाए। इसी तरह दिन कट रहे थे। कभी कभी कई हफ्तों बाद मुझे अपने मायके के घर की बातें याद आ जाती थीं। घर वापस आने पर वह जो भी कीमती सामान देखता, उसे उठा उठाकर बेच देता। अगर कुछ नहीं मिलता तो वह मुझे पीटता। मेरे बेटे अगर मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारता। एक ही सुकून था, ये घर मेरे नाम था, इसलिए वह इसे बेच नहीं सकता था। मेरी शादी के बाद मेरे ससुर ने अपने बेटे की हरकतें देखकर यह घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह बहुत बड़ा अच्छा काम किया। कम से कम मेरे बच्चों के सिर पर एक छत तो है, जिसे उनका पिता बेच नहीं सकता। आसपास की औरतों की हालत भी मेरी ही जैसी, वे भी दूसरों के घर काम कर करके अपने बच्चों के मुंह में 2 मुट्ठी खाना डालती हैं। आज मेरे छोटे बेटे की बीमारी की वजह से मैंने एक सच्चे इंसान के पैसे मार लिए, इसी कारण मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक हुई और मुझे वेतन भी मिल गया। मैंने सोचा, चलो सब्जी वाले के पैसे चुका देती हूँ और घर के लिए भी कुछ सब्जी ले आती हूँ। मैं बाजार गई, लेकिन वह सब्जी वाला मुझे देखकर भी ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। वह दूसरे ग्राहकों को सामान देने में लगा रहा। उसका व्यवहार देखकर मैं हैरान हुई और सोचा, शायद पहले सबको सामान देकर बाद में मुझसे बात करेगा। मुझे तो उसे पहले की रकम भी चुकानी थी, इसलिए मैं उसी दुकान पर खड़ी रही। सभी ग्राहकों को सामान देने के बाद उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या चाहिए? मैंने उसे कहा, आपने मुझे पिछली बार ज्यादा पैसे वापस दे दिए थे। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी करके फिर पूछा, अब क्या चाहिए? मैंने कई सब्जियों के नाम बताए। उसने सब्जियां तौलकर मुझे दे दी। फिर मैंने उससे पूछा, कितने पैसे हुए?
उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और जो कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मुझसे सिर्फ 50 रुपए मांग रहा था। मैंने सोचा शायद उसे कोई गलती हुई है। मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने सिर्फ 50 रुपए काटे और बाकी के 450 रुपए मुझे लौटा दिए। जब मैंने कहा कि सब्जियों का दाम तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो उसने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और दूसरे ग्राहक से बात करने लगा। मैं हैरान परेशान होकर घर लौट आई। उस दिन के बाद यह उसका रोज का नियम बन गया। जब भी मैं उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितनी भी सब्जी लेती वो मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता। कभी कभी सब्जी का भाव 200-300 रुपए तक भी हो जाता, फिर भी वह मेरे पास से 50 रुपए से ज्यादा कभी नहीं लेता था। वो हमेशा इंतजार करता था कि सारे ग्राहक चले जाएं, या फिर किसी ग्राहक के आने से पहले ही वो मुझे सब्जियां दे देता, ताकि कोई यह न जान पाए कि वह मुझे केवल 50 रुपए में इतना सब सामान दे रहा है। शुरू में मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन अब जब उसकी वजह से सब्जियों पर इतना कम खर्च होता था, तो घर की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होने लगी थीं। इसलिए मैं हमेशा उसी के पास से सब्जी लेने लगी। कम से कम 3 महीने हो गए थे। मैं रोज़ या हफ्ते में एक बार तो ज़रूर उसकी दुकान पर जाती थी, और हर बार वो मुझसे सिर्फ 50 रुपए ही लेता और मुझे सबसे अच्छी ताज़ी सब्जियां निकाल कर देता। मैं ये बात अपने पड़ोस की किसी भी औरत को नहीं बता सकी, क्योंकि वह मेरे अलावा किसी को भी कम दाम में सब्जी नहीं देता था। मैं कोशिश करती थी कि मुझे उस सब्जी वाले के पास बार बार न जाना पड़े, लेकिन उसकी वजह से मिलने वाले पैसे से हम कई ज़रूरतें पूरी कर पाते थे। मैं तो अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिला पाई। इसलिए मुझे यही दुकान से ही सब्जियां लेनी पड़ती थीं, क्योंकि अगर मैं किसी और दुकान से सब्जियां लेती तो हमें पूरा पैसा देना पड़ता, जो मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं उससे इस 50 रुपए के रहस्य के बारे में पूछूंगी और जानूंगी कि वह सिर्फ मुझे ही क्यों इतनी कम कीमत पर सब्जियां देता है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक न हो, और जब भी मैं उसकी दुकान जाती हमेशा ग्राहक मौजूद रहते। जब मैं सब्जी लेने जाती, कभी कभी वे आते, तो कभी कभी पहले से ही वहां होते। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। यदि उसका कोई बुरा इरादा होता तो मैं समझ गई कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं महिला हूं और महिलाएं इन बातों का अनुमान लगा सकती हैं। लेकिन उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वास्तव में वह मेरी ओर कभी इस तरह से पैसे के लिए नहीं देखता था। वो किसी भी लड़की की ओर वैसे नहीं देखता, और यही उसके अच्छे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरी गरीबी के कारण अगर वो मुझे मदद करना चाहता तो आसपास बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ऐसे लोग भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे। तो फिर वो उन्हें मदद क्यों नहीं करता और केवल मुझे मदद करता? ये सोचने पर मुझे मजबूर करती थी, और मेरे सारे सवालों के जवाब केवल उस सब्जी वाले के पास ही हैं। लेकिन मुझे उसके साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ एक दिन एक बड़ा आयोजन हुआ। घर का सामान लेने के लिए मुझे बाजार से सब्जियां लाकर हलवाई रतन को देने को कहा गया। मैं अकेले ही अपने पैरों पर उस दुकान की ओर जाने लगी। मन में सोचा आज कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए की सब्जियां तो चाहिए होंगी। आज ये सब्जी वाला क्या करेगा? जब मैंने सब्जियां दी तो उसके चेहरे पर हैरानी देखी, लेकिन वह चुपचाप सब्जियों का वजन करने लगा। जब पैसे की बारी आई तो मैंने उसे 4,000 रुपए दिए, जो उसने मुझे सामान खरीद कर दिया था। लेकिन हमेशा की तरह जब वह 4,000 रुपए में से 50 रुपए काटकर बाकी पैसे लौटाने वाला था, तो मैंने कहा ये सब्जियां मैं अपने लिए नहीं मालकिन के लिए ले रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर हंसी खिल उठी, और उसने पूरे सामान का हिसाब काटकर मुझे 1,500 रुपए वापस दिए। अब मुझे यकीन हो गया कि वो केवल मुझे ही कम कीमत पर सब्जियां देता है। उस समय उसकी दुकान पर अन्य ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकी। मालकिन के घर में बिजी रहने के कारण अगले 2 दिन मैं उसकी दुकान नहीं जा सकी। कुछ दिनों बाद जब मैं उसकी दुकान गई तो वहाँ उसके साथ एक लड़का भी था जो वहाँ काम करता था। उसने मुझे 50 रुपए में पूरा सब्जी दिया, लेकिन उस लड़के के होने की वजह से मैं उससे सवाल नहीं पूछ सकी। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर उसकी दुकान गई तो वहाँ केवल वह लड़का ही था, सब्जी वाला दुकान पर नहीं था। कम कीमत में सब्जी खरीदने की आदत हो गई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब देखा कि लड़के ने पूरी सब्जी का केवल 50 रुपए लिए। मैंने लड़के से पूछा, तुमने मुझसे सिर्फ 50 रुपए क्यों लिए?
तो उसने कहा, इस बात को मैं भी समझ नहीं पा रहा कि दुकानदार ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं तो सिर्फ मालिक के आदेश का पालन कर रहा हूँ। दुकानदार ने मुझे कहा है कि जब भी तुम यहाँ से कुछ भी खरीदो तो सिर्फ 50 रुपये लेना। आज भी मैंने बहुत सारी सब्जियां खरीदी जिन्हीं कीमत लगभग 300 रुपये थी, लेकिन लड़के ने मुझसे केवल 50 रुपये लिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मालिक कब आएगा? लेकिन उसने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा टेंशन में पड़ गई थी। मैं अपने सवाल का जवाब जानना चाहती थी और यह सारी बातें अब मुझे असंभव लगने लगी थीं। अब तो दुकान पर हमेशा वही लड़का ही रहता था। सब्जियां मुझे पहले जैसे ही मिल रही थीं, अच्छी और ताज़ी भी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इस बीच मेरे 2 बड़े बेटे भी स्कूल जाना शुरू कर चुके थे। मैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखने लगी। ये सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कम दाम में सब्जी मिलती थी। पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के बारे में ही सोचती थी, लेकिन जब से मेरे पास कुछ पैसे बचने लगे, मैंने उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना भी शुरू किया। अब मुझे थोड़ी आस दिखने लगी थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिखकर किसी अच्छी जगह तक पहुंचेंगे और शायद मेरा यह नरक जैसा जीवन भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन किसी तरह हिसाब किताब कर सकती थी। जब से ये सब शुरू हुआ, मैंने अपने तरीके से सब्जियों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। इसका कारण ये था कि अगर मेरी स्थिति में कोई बदलाव आया या मेरे पास पैसे आए, तो मैं सब्जी वाले का पैसा चुका सकूं। मैंने यह बात अपने बच्चों से भी नहीं कही, क्योंकि अगर बच्चे बात करते समय अपने दोस्तों को बता दें, तो यह मेरे लिए समस्या बन सकती थी, क्योंकि इससे मेरे चरित्र पर सवाल उठ सकते थे। मैं गरीब थी, लेकिन चरित्रहीन नहीं, लेकिन कोई इसे समझेगा नहीं और सब ये सवाल उठाएंगे कि सब्जी वाला तुम्हें इतना कम पैसे में सब्जी क्यों देता है। ये पूरा घटनाक्रम लगभग 7-8 महीने से चल रहा था, लेकिन अब तक मैं उनसे पूछ नहीं पाई थी। अंततः एक दिन मुझे मौका मिला। शाम के समय मैं आ रही थी, इसलिए सब्जी वाले की दुकान पर जाने में देर हो गई। आज सब्जी वाला खुद ही दुकान पर मौजूद था। आज वह लड़का भी दुकान पर नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप मुझे इतनी सारी सब्जियां केवल 50 रुपये में क्यों देते हैं? और आप मुझे इस तरह मदद क्यों कर रहे हैं? तो उसने मुझे कहा, क्या ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं? मैंने उसे बताया कि मैंने अपने 2 बेटों को स्कूल में दाखिला दिलाया है और घर के काम के लिए कुछ छोटे मोटे सामान खरीदे हैं, जो मैंने अपने पति की नज़र से दूर रखे हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अब तक देखो, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं देखा और तुम भी जानती हो कि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरे मन में यह सवाल रह गया कि अगर वह मदद करना चाहता है, तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है, और जिस जगह पर उसकी दुकान है, वहाँ हम सब रहते हैं। तो फिर वह केवल मेरी मदद क्यों कर रहा है? जब मैंने ये सवाल उससे पूछा, तो वह घबरा गया और उसने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। तब मैंने जिद करके कहा, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपकी दुकान से सब्जियां नहीं खरीदूंगी। तब वो बहुत तनाव में आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सब्जियां मेरी दुकान से ही लेनी होंगी। अगर तुम राजी हो, तो शाम के बाद मेरे घर आओ, वहीं मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं उसके घर जाना नहीं चाहती थी। तब उसने जल्दी से मुझे अपने घर का पता बता दिया। मैंने कहा कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, इसलिए वो मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब यहीं दुकान पर ही देने। लेकिन उसी समय एक और आदमी दुकान पर आ गया, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। तो मैं उस समय उसकी दुकान से सब्जियां लेकर घर लौट आई। लेकिन अब मेरी पूरी रात ये चिंता में बीत गई कि उसने मुझे अपना घर जाने के लिए क्यों कहा, और वह भी शाम के बाद। अगर मैं नहीं गई, तो शायद पूरे जीवन में मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। और अगर मैं गई, तो अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मेरे बेटों पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में आए सभी पुरुष ऐसे ही रहे हैं। सिर्फ इस सब्जी वाले को मैं थोड़ी अच्छी तरह महसूस करती थी, लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो मुझे अकेले अपने घर क्यों बुला रहा है। पूरी रात सोचने के बाद मैंने तय किया कि मुझे एक बार तो जाना ही पड़ेगा। और मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो मैं खुद को बचा न सकूं। अब मैं बेसब्री से शाम का इंतज़ार करने लगी। काम से जल्दी वापस आकर छोटे बेटे को अपने 2 बड़े बेटों के पास छोड़ दिया और दोनों को समझाया
घर के बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छुरी छुपा ली ताकि ज़रूरत पड़े तो काम आ सके। मैं जैसे जैसे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद भी मेरा मन बार बार कह रहा था, मैं बार बार सोच रही थी कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मेरे सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है? मेरी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, मेरे बच्चे भी 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, शायद ये रहस्य ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरा अंतर्मन मुझे शांत नहीं रहने दे रहा था। बार बार लग रहा था कि एक बार अंदर जाकर पूछना चाहिए। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते ही मेरी धड़कन और तेज हो गई। मुझे लगने लगा कि शायद यह मेरा सबसे बड़ा भूल भरा फैसला है। लेकिन मैं पीछे मुड़ पाती, इसके पहले ही दरवाज़ा खुल गया। सब्जी वाला दरवाजे पर आया, मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने मुझे अंदर आने को कहा। अब जब इतनी दूर आ ही गई थी, तो हिम्मत करके अंदर जाना ही था। मैं डर डर कर घर में दाखिल हुई और अपने कुर्ते के अंदर छुपाई हुई छोटी छुरी कसकर पकड़ कर रखी। मैं अंदर गई तो उसने लाइट का स्विच ऑन किया, और जैसे ही कमरा रोशन हुआ, जो मैंने देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। जिस दिन से मेरे माता पिता ने मुझे मेरे पति के घर भेजा था, उस दिन से मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता था मेरी बहन और मेरे माता पिता किस हालत में हैं। मैं मन ही मन मान चुकी थी कि वे मेरे लिए अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने कभी गलती से भी उनके बारे में सोचा नहीं। कभी कभी माँ की याद आती थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद मेरे पिता ने माँ को भी जुए में हार दिया था। और फिर न जाने क्यों, मैं सबको मृत मानकर कभी सोचा ही नहीं कि उनसे दोबारा कभी सामना भी हो सकता है। लेकिन कमरे के बिस्तर पर जो मैंने देखा, मैंने अपने पिता को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उन्हें देखकर मेरे मन में घृणा उठी, क्योंकि मेरी आज की इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वह वही आदमी था। लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं चाहकर भी उनसे घृणा नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे खड़े सब्जी वाले ने धीरे से पूछा, तुम इन्हें पहचानती हो? मैं एकदम सुन्न रह गई और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी हालत देखकर वह बोला, ये आदमी तुम्हारे पिता हैं, और सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी पिता हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे संभव था? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, जबकि हम तो सिर्फ 2 बहनें थे। मैं सोच रही थी कि इतने बड़े सदमे के बाद क्या मैं एक और झटका सह भी पाऊंगी। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे किसी अनजानी सच्चाई की ओर खींची जा रही हूँ। पिता की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें पैरालिसिस हो गया था, वे बोल नहीं पा रहे थे, बस मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने सब्जी वाले से पूछा, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो सिर्फ 2 बहनें थे, और तुमने इन्हें, मेरे पिता को कहाँ पाया? तब उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरी शादी के 1 साल बाद ही हमारे पिता ने माँ को भी जुए में हार दिया था। लेकिन हमारी पैदाइश से भी पहले उन्होंने जुए में एक औरत को जीत लिया था। उसे घर नहीं लाए, बल्कि किसी और जगह रख दिया था। मैं उसी औरत की तरफ से तुम्हारा भाई हूँ। मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। और ईश्वर का करिश्मा देखो, जिस औरत ने मुझे पाला, वह मेरी माँ की ही बहन थी। और बाद में उसी औरत की शादी तुम्हारी माँ के साथ हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने ही मुझे गोद में उठाकर, पीठ पर बांधकर, मुझे अपने ही बेटे की तरह बड़ा किया था। उसने कहा कि उसे सही गलत का फर्क मेरी माँ ने ही सिखाया था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, तब माँ ने उसे सब कुछ समझा दिया ताकि वह अपने पिता जैसी गलतियाँ कभी न दोहराए। मेरी माँ का 3 साल पहले निधन हो चुका है, और माँ के जाने के बाद उसने अपने परिवार यानी अपनी बहनों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। उसे पता चला कि बड़ी बहन की शादी के तुरंत बाद ही बच्चा पैदा करते समय उसकी मौत हो गई, और उस बच्चे की भी जान नहीं बच सकी। अब इस दुनिया में उसका अपना कहने जैसा कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में खोजबीन की, लेकिन पढ़ाई न होने की वजह से उसे कभी कोई नौकरी नहीं मिली। इसलिए उसने मेहनत करके एक सब्जी की दुकान शुरू की और धीरे धीरे उसे खड़ा कर दिया। एक दिन जब वह पिता से मिलने गया, तो उन्हें जिस हालत में पाया, उसे देखकर उसका दिल टूट गया।
वो उन्हें अकेला छोड़ नहीं पाया और पिता को अपने साथ ले आया। अब पिता की देखभाल के लिए उसने दुकान पर उस लड़के को रखा है, क्योंकि उसे पिता के साथ घर पर रहना पड़ता है। पिता न बोल सकते थे, न खुद से कुछ खा सकते थे, इसलिए वह दिन रात उनकी सेवा करता रहा और मेरे बारे में भी उसने सारी जानकारी इकट्ठी की। सब जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वह अपनी क्षमता के हिसाब से मुझे मदद करने की कोशिश करता रहा। वो 50 रुपये भी इसलिए लेता था ताकि मेरे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। अगर वो मुझे सब्जियां बिल्कुल मुफ्त में देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर जाती ही नहीं। पहले तो मुझे लगा था कि वो गलती से ज्यादा पैसे वापस कर देता है, लेकिन जब उसी पैसे से मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होने लगी तब मैं खुद ही उसकी दुकान पर जाने लगी। वो जानबूझकर मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था, क्योंकि यह उसके गरीब भाई द्वारा अपनी और भी गरीब बहन को चुपचाप मदद करने की एक कोशिश थी। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भले ही भगवान ने मुझे अच्छा पति और अच्छा पिता नहीं दिया, पर मुझे एक भाई के रूप में एक सच्चा और अच्छा इंसान जरूर दिया। मैं मन ही मन ठान चुकी थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ता दिखाऊंगी, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छा इंसान बनना भी सिखाऊंगी। मैंने अपने पिता को भी दिल से माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो किया था उसकी सजा तो वह इसी जन्म में पा चुके थे। मैंने उन्हें अपनी माँ की ओर से भी क्षमा कर दिया। मैंने अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आकर पिता की सेवा करूंगी। जब मेरे भाई ने बताया कि उसने मेरे पति को नशा छुड़ाने वाले सेंटर में भर्ती कराया है और वह जल्द ही सुधरकर मेरे सामने एक अच्छे इंसान की तरह आएगा, तो मैं इतना भावुक हो गई कि अपने भाई को धन्यवाद देने के लिए मुझे कोई शब्द ही नहीं मिला। वह मेरे माँ के पेट का भाई नहीं था, लेकिन माँ की परवरिश का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी क्षमता के अनुसार मेरी मदद करने की कोशिश की। बुजुर्ग सच में कहते हैं कि परवरिश का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मेरे पिता का खून उसकी नसों में था, लेकिन माँ की परवरिश का प्रभाव खून से भी ऊपर था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।